हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज की डेट है 22 अगस्त यानी 22 अगस्त, और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर थी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो सबसे पहली न्यूज़ सेंसस के रिलेटेड रिगार्डिंग थी अवेलेबल, जहां सेंटर अभी सोच रही है कि जो कास्ट काउंट है वो सेंसस में ही कंडक्ट कर ली जाए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सेंसस। तो सेंसस को कंडक्ट कौन करता है? तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है। तो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर मिल के इसे कंडक्ट करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। याद रखनी है सेंसस किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। अब डेसिनियल सेंसस यानी हर 10 साल पे सेंसस होगी, ये किसने इनिशिएट किया था? तो वॉइसरॉय लॉर्ड मेयो 1872 में इन्होंने इनिशिएट किया था। तो ऐसी पहली सिंक्रोनस सेंसस कब कंडक्ट हुई इंडिया में? तो 1881 में पहली बार हुई। किसके द्वारा? तो डब्ल्यू सी पोल्डेन, जो सेंसस कमिश्नर थे उस टाइम। ठीक है। और 15 सेंसस इंडिया की कंडक्ट की गई थी कब? 2011 में। तो हमारी लेटेस्ट सेंसस जो कंडक्ट हुई थी वो 2011 में हुई थी, और वो 15th सेंसस थी इंडिया की, आपको याद रखनी है। जबकि लॉजिकली अगर देखी जाए तो 16th सेंसस आनी चाहिए थी 2021 में, पर ये नहीं आ पाई कोरोना के वजह से, राइट, पैंडेमिक के वजह से। अब सेंसस कैसे कंडक्ट हो रही है, कौन से एक्ट के अंदर? तो सेंसस एक्ट 1948 है, इसी के प्रोविजन पे सेंसस को कैरिड आउट किया जाता है। ठीक है। और सेंसस यूनियन सब्जेक्ट में है, आपको याद रखनी है, और सेंसस 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये भी आपको याद रखनी है। अब हम आगे जानकारी देखते हैं। हेमा कमेटी के बारे में न्यूज़ आई हुई है। ठीक है। हेमा कमेटी के बारे में 3-4 बार द हिंदू पे न्यूज़ आ चुकी है। वैसे हेमा कमेटी क्यों लाई गई थी? तो वुमेन सेफ्टी के लिए लाई गई थी, जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसी कंडीशन को फेस कर रही हैं। कहाँ? तो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। वैसे केरला की एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ ऐसी सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी, और उन्होंने अपनी कंप्लेन को फाइल किया था केरला हाई कोर्ट में, राइट। तो उन्हीं के द्वारा ये हेमा कमेटी लाई गई थी। तो हेमा कमेटी अभी बहुत न्यूज़ में है। ठीक है, तो हमें पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अलमती डैम के बारे में न्यूज़ आई है कि इसकी हाइट बढ़ाने की अभी सोच रही है गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ गई है वहाँ पे। अब डैम वगैरह चांसेस बहुत कम है कि यूपीएससी पूछेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैम्स इंडिया में कंस्ट्रक्टेड हो चुके हैं, राइट। चांसेस हैं हम पे हमारे लिए क्या, कि रिवर पे यूपीएससी पूछ सकती है। वैसे भी रिवर पे यूपीएससी पूछती ही है, जो बेसिक उनकी इंफॉर्मेशन होती है या ट्रिब्यूटरीज रहती है उस पे। तो ये अलमाती जो डैम है, ये कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्टेड हुई है, लोकेटेड है? तो हमें पता होना चाहिए, ये है कृष्णा रिवर पे। तो कृष्णा रिवर पे है ये। तो कृष्णा रिवर हमें समझना होगा। तो कृष्णा रिवर डेक्कन प्लेट्यू की एक रिवर है, और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा और गोदावरी के बाद, ये आपको याद रखनी होगी। और फोर्थ लार्जेस्ट है अगर रिवर बेसिन एरिया में बात की जाए तो, इंदस, गंगा और गोदावरी के बाद जो बेसिन एरिया है, इसकी फोर्थ लार्जेस्ट है, हमें पता होनी चाहिए। कहाँ से ऑरिजिनेट होती है ये रिवर? तो वेस्टर्न घाट, महाबलेश्वर। अब ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी अगर इस पे ना पूछे आपसे, तो चांसेस है लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे पूछ सकती है। तो लेफ्ट बैंक कौन कौन सी है? तो येरला, भीमा, दिंडी, मूसी, पलेरू और मुनेरू। और राइट बैंक कौन कौन सी है? तो वेना, कोयना, पचगंगा, दूधगंगा, घाटाप्रभा, मालाप्रभा और तुंगभद्रा। इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए ये चीज़ें। अब थोड़ी मैप में हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं महाबलेश्वर से ये रिवर ऑरिजिनेट हो रही है, और राइट बैंक लेफ्ट बैंक कौन सी है यहाँ हम देख लेते हैं मैप में भी। तो धोनी, भीमा, दिंडी, मूसी, मुनेरू। ठीक है। और राइट बैंक कौन कौन सी है? ये लेफ्ट बैंक है। ठीक है। राइट बैंक कौन कौन सी है? तो कोयना, वरना, पचगंगा, घतप्रभा, मालाप्रभा और तुंगभद्रा। कृष्णा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, गोदावरी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ब्रह्मपुत्रा भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, गंगा तो रहती ही है, और इंदस रिवर यानी सतलज वगैरह ये सब भी न्यूज़ में है। तो रिवर आप अच्छे से उनकी ट्रिब्यूटरीज और थोड़ी डिटेल्स हैं वो करके जाए। चांसेस हैं बहुत ज़्यादा इस बार फ्लड लाइक सिचुएशन इंडिया में है, तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एमपॉक्स, मंकी पॉक्स के बारे में दोबारा से एक न्यूज़ आई हुई है, जहाँ केरला की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कंसर्न है एमपॉक्स को लेकर। ठीक है। क्योंकि 2022 में एमपॉक्स की केसेस देखी गई थी, और यहाँ तक कि केरला में इसी मंथ, सॉरी इस मंथ में नहीं, मार्च मंथ में दोबारा एमपॉक्स की कुछ केसेस देखी गई थी, इसलिए थोड़ी केरला गवर्नमेंट कंसर्न है। वैसे आपको पता होगा कि केरला में के जो सिटीज़न है, मतलब सिटीज़न क्या, वहाँ की जो लोकलाइट्स, जो इंडिविजुअल हैं, वो जनरली इंडिया में वर्क नहीं करते, वो इंटरनेशनली
मीन्स अप कन्वीनियंट देखते हैं, राइट। इंटरनेशनली वो वर्क करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इंडिया में जॉब अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, आप कह सकते हैं, राइट। तो पैसे अच्छे अर्न करने के लिए वो माइग्रेट कर लेते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, और मोस्टली कहाँ करते हैं, तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें। तो इसलिए ये न्यूज़ थी, क्योंकि केरला गवर्नमेंट की ये कहना है कि उनकी जो लोकलाइट्स इंडिविजुअल हैं वो फॉरेन माइग्रेंट एज अ माइग्रेंट वर्कर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऐसी केसेस और देखने को मिल सकती है। इसलिए प्रिकॉशंस चाहती है केरला की गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ है। अब ये केरला गवर्नमेंट से रिलेटेड तो नहीं आएगी एग्जाम में, एमपॉक्स के ही रिलेटेड आएगी, तो एमपॉक्स को हम समझते हैं। मंकी पॉक्स इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, याद रखनी है। एमपॉक्स पे ना पूछ के यूपीएससी मंकी पॉक्स करके पूछ सकती है, ठीक है। इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो ह्यूमन और अदर एनिमल्स दोनों में होती हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो रैशेस हो जाती हैं जो बाद में ब्लिस्टर्स की फॉर्म ले लेती हैं, यानी फोड़ी की फॉर्म ले लेती हैं। सेम रहती है ये स्मॉल पॉक्स जैसी ही, ठीक है, पर ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती है। अब फीवर भी हो जाती है और लंप नोड्स में स्वेलिंग भी हो जाती है। अब इलनेस अगर माइल्ड हो तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल रिकवर कर लेते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अगर फैली हुई है ये डिजीज़ की, तो वैसे में ट्रीटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है कैसे, तो डायरेक्ट अगर स्किन की कांटेक्ट अगर हो रही है, कोई व्यक्ति अगर जिसे एम्पॉक्स है, तो दूसरे इंडिविजुअल को ये ट्रांसफ़र हो सकती है। या बॉडी फ्लूइड्स हो जैसे कि स्पीटिंग, कफिंग, स्नेजिंग, राइट, ये तो इन सब चीज़ों से ये होती है। यहाँ तक कि सेक्सुअल जो कांटेक्ट से भी ये फैलती है, तो याद रखनी है ये सारी चीज़ें, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, बॉडी फ्लूइड्स और सेक्सुअल कांटेक्ट। तो अभी तो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एमपॉक्स के लिए, ये आपको ध्यान देना है। तो स्मॉल पैक पॉक्स की जो वैक्सीन है यही अभी इफेक्टिव साबित हो रही है इसमें, और यही यूज़ की जा रही है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है एमपॉक्स की, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और डेंगू की भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपको पता होगा। एमपॉक्स एंडेमिक कहाँ है, तो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है, याद रखनी है, यूपीएससी इंटरचेंज करके पूछ सकती है। और जो एम्पॉक्स है इसकी नेचुरल रिजर्वायर देखी गई है कुछ सेवरल जो स्पीसीज मैमल्स की हैं उनमें। तो नाम मंकी पॉक्स है, तो आप ऐसा रिलेट आपको नहीं करनी है कि नाम मंकी पॉक्स है तो ये बंदरों से ही या मंकी से ही होती होगी, तो वो गलत हो जाएगी, राइट। क्योंकि इसकी अभी नेचुरल रिजर्वायर बहुत सारी मैमल्स में देखी गई है। जैसे नीपा वायरस में हमें पता है कि नेचुरल रिजर्वायर कौन है, तो फ्रूट बैट है, राइट। पर इसमें हम नहीं कह सकते हैं 100% गारंटी के साथ कि मंकी इसकी नेचुरल रिजर्वायर है। पहली केस किस में देखी गई है, तो याद रखना है ह्यूमंस में देखी गई है 1970 में। कहाँ, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो डीआरसी में ये देखी गई थी, आपको याद रखनी है, यहाँ पे इंटरचेंज करके यूपीएससी पूछ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट्स के बारे में न्यूज़ थी, दशहरा फेस्टिवल से रिलेटेड, ठीक है। फेस्टिवल वगैरह नहीं आएगी, एलिफेंट के बारे में यूपीएससी ने एक बार पूछा है 2018 या 19 में, तो हमें एलिफेंट के बारे में समझना है। तो अभी करेंटली 3 रिकग्नाइज स्पीसीज हैं एलिफेंट की, कौन कौन सी, तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एशियन एलिफेंट, ठीक है। तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट और एशियन एलिफेंट ये दोनों इंडेंजर्ड है, आपको याद रखनी है, बुश और एशियन, ठीक है। एशियन बुश आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है, ये इंडेंजर्ड है। जबकि फॉरेस्ट एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 3 में से सिर्फ एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आपको याद रखनी है, और बाकी इंडेंजर्ड है। अब हम एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में देखेंगे क्योंकि न्यूज़ उसी के बारे में है, ठीक है। तो एशियाटिक एलिफेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ कहाँ है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। इनकी जो स्किन रहती है वो स्मूथ रहती है अगर अफ्रीकन एलिफेंट से कंपेयर की जाए तो, ठीक है। और ईयर्स वगैरह में भी थोड़ी सी डिफरेंस रहती है। अब ये सेकेंड लार्जेस्ट स्पीसीज है एलिफेंट की, अफ्रीकन बुश एलिफेंट के बाद एशियाटिक एलिफेंट्स आपको याद रखनी है, यानी सबसे पहले अफ्रीकन बुश एलिफेंट, फिर एशियाटिक एलिफेंट्स, ठीक है, उसके बाद अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। अब इसकी स्टेटस क्या है एशियाटिक एलिफेंट्स की, तो साइट्स में अपेंडिक्स 1 में और आईयूसीएन में, अभी हमने देखा ये है इंडेंजर्ड में। थोड़ी मैप में भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैप से पहले ये दो और फैक्ट्स आप जान लें कि लॉन्ग डिस्टेंस में अगर कम्युनिकेशन करनी होगी एलिफेंट्स को तो वो इंफ्रासोनिक टोन यूज़ करती है, ठीक है। आपको याद रखनी है, इस पर यूपीएससी चेंज करके पूछ सकती है। और जो फीमेल्स रहती हैं एलिफेंट्स की ग्रुप में, वही ग्रुप को हेड करती हैं, इसी पे यूपीएससी ने पूछा हुआ था, तो इसे मैंने यहाँ आपके लिए कवर कर दिया है। अब थोड़ी लोकेशन वगैरह देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए, ठीक है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट कहाँ मिलती है, तो ये जो ऑरेंज वाली कलर है ये डिनोट करती है इसे।
और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट कहाँ मिलती है, तो ये पर्पल वाली आप देख सकते हैं रेंजेस यहाँ मिलती हैं। और एशियन एलिफेंट ये देख सकते हैं रेड वाली, यहाँ एशियन एलिफेंट्स मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तीस्ता रिवर के बारे में दो पर्टिकुलर न्यूज़ थी। एक न्यूज़ थी डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, और एक इन्वायरमेंटल से रिलेटेड एक आर्टिकल थी तीस्ता रिवर पे। तो हम तीस्ता रिवर के बारे में समझेंगे। ऑरिजिनेट कहाँ से तीस्ता रिवर होती है, तो कांगसे एंड जेमू ग्लेशियर जो पुनहुरी माउंटेन है ईस्टर्न हिमालय में, वहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है। याद रखनी है, कांगसे एंड जेमू ग्लेशियर, ठीक है। अब ये सिक्किम से स्टार्ट होती है, फिर ये वेस्ट बंगाल में जाती है, उसके बाद ये एंटर करती है बांग्लादेश में, ठीक है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, आपको याद रखनी है, जिसे जमुना भी कहा गया है बांग्लादेश में। अब हम थोड़ी बहुत फैक्ट्स और मैप में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप मेरे ये कर्सर को देख पा रहे होंगे, ये सिक्किम से ऑरिजिनेट हो रही है, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल में बह रही है, उसके बाद ये एंटर करती है बांग्लादेश में, जो कनेक्ट होती है यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो डिस्प्यूट किस चीज़ के लिए है, कि बांग्लादेश का कहना है कि जो वाटर है तीस्ता रिवर की, उस पर 50% राइट है बांग्लादेश की, जबकि इंडिया कहती है कि 55%, 55% इंडिया की शेयर है इस रिवर में, ठीक है। यही कन्फ्लिक्ट है। दूसरी क्या कन्फ्लिक्ट है कि इस पे इंडिया ने तीस्ता रिवर पे कुछ डैम्स भी, हाइड्रो पावर जो है उसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को इश्यूज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट पे हैं पोलैंड की, तो पोलैंड के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। वैसे रेड सी, ब्लैक सी, डेड सी, इन सब के बारे में यूपीएससी ने तो पूछा हुआ है, पर बाल्टिक सी के बारे में अभी नहीं पूछा है। तो बाल्टिक सी के बारे में चांसेस है यूपीएससी पूछ सकती है। तो कौन कौन सी कंट्री से बॉन्डी शेयर होती है, तो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, इस्टोनिया, लातविया, लुथनिया, पोलैंड और जर्मनी, ठीक है। याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट हो सकती है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क, ठीक है। बगल में इधर नॉर्थ सी है, आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्थ सी के बारे में है तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है, जर्मनी, नीदरलैंड और इधर यूनाइटेड किंगडम। नॉर्थ सी के बारे में आती है तब, अदरवाइज क्योंकि न्यूज़ में पोलैंड है तो चांसेस है ब्लैक सी के बारे में यूपीएससी पूछेगी आपसे, अगर पूछना हो तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। न्यू पोलियो स्टेन के बारे में ये पर्टिकुलर में न्यूज़ आई हुई है, जहां मेघालय गवर्नमेंट ने डब्ल्यूएचओ को बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप इन्वेस्टिगेशन कैरी करिए मेघालय में, कि कहीं और नई टाइप की पोलियो की स्ट्रेन तो कहीं अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये आई हुई है आर्टिकल। अब हम समझेंगे पोलियो को, ठीक है। तो पोलियो क्या है, इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, मेनली किसे अफेक्ट करती है, तो चिल्ड्रंस को। अब ये कैसे ट्रांसमिट होती है, तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है। कैसे, तो फेशियल ओरल रूट से, ठीक है, फ्लाइज वगैरह से होती है। ये कैसे होती है, तो अनहाइजीन अगर कोई इंडिविजुअल मेंटेन कर रहे हैं, यानी चिल्ड्रंस, राइट, या कंटेमिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम किया है उन्होंने, तो वैसे भी पोलियो हो जाती है उन्हें। अब तीन टाइप की स्ट्रेन्स हैं, हमें पता होनी चाहिए, P1, P2, P3, ठीक है, जिसमें P2 ग्लोबली इरेडिकेट हो गई थी 1999 में ही, ये पूरी वर्ल्ड में ख़त्म हो गई थी। और 2014 में इंडिया को भी पोलियो फ्री स्टेटस दे दी गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, P1 और P3 के टर्म्स में, ठीक है। तो इंडिया में कोई भी पोलियो की केसेस नहीं है, ठीक है, पर अब ये आई हुई है तो हो सकती है कि दोबारा ऐसी केसेस देखने को मिले। पर 2014 में डब्ल्यूएचओ के हिसाब से तो ख़त्म हो चुकी है, और P2 ग्लोबली 1999 में पूरी वर्ल्ड में ये ख़त्म हो चुकी है। अब वैक्सीन है दो टाइप की, ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन। अब ओरल पोलियो वैक्सीन कब दी जाती है, तो 6 वीक, 10 वीक्स और 14 वीक्स पे, और जबकि इंजेक्शन वाली 6 वीक और 14 वीक्स में दी जाती है। एक ओरल पोलियो वैक्सीन बूस्टर भी आती है, जो 16 to 24 मंथ्स में दी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यूक्रेन सोच रही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबरशिप वो ले ले, क्योंकि अभी आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रही हैं, राइट। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो उसी को हम समझेंगे। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, आपको याद रखनी है, ठीक है। यूपीएससी पूछ सकती है। लोकेटेड कहाँ है, तो हेग, नीदरलैंड में। और ये पहली और सिर्फ परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट, पहली और इकलौती
आप कह सकते हैं परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है, जिसके पास जुरिडिक्शन है कि वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल को अगर वो इंटरनेशनल क्राइम ऑफ जेनोसाइड या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या वॉर क्राइम्स या क्राइम ऑफ एग्रेशन को कंडक्ट करते हैं तो। ठीक है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये बिल्कुल भी अलग बॉडी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। ठीक है। आपको रिलेट नहीं करनी है कि दोनों सेम बॉडी हैं या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आती है। तो आपको ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलग है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 2002 में। कैसे? तो रोम स्टैट्यूट के द्वारा। तो याद रखनी है। अब हम थोड़ी मैप में और डिटेल में देखेंगे मेंबरशिप के बारे में। ठीक है। तो रेड वाली जो आप देख सकते हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, इधर आप रशिया देख सकते हैं या इधर म्यांमार देख सकते हैं, राइट, या इधर सऊदी अरेबिया देख सकते हैं। ये सारी मेंबर्स नहीं है। रेड वाली जो चीज़ है, कलर्ड है, वो मेंबर नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। ठीक है। और यहाँ तक कि रशिया हो या इसराइल हो, ये सिग्नेटरी थी। पहले इन्होंने साइन किया था। ठीक है। बाद में इन्होंने अपनी सिग्नेटरी को विड्रॉ कर लिया। ठीक है। तो अभी मेंबर नहीं है इसराइल और रशिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। ठीक है। तो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। यहाँ तक कि यूएसए भी नहीं है, यहाँ देख पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये दो न्यूज़ एक साथ ही इंटरनेशनल पेज पे, जहाँ गाज़ा वाली रेंज के बारे में बात की गई है। ठीक है। और दूसरी हिजबुल्ला के बारे में बात की गई है, ये ग्रुप के बारे में जिन्होंने नॉर्दर्न इसराइल पे अभी स्ट्राइक किया हुआ था। तो ये दोनों को हम समझेंगे इस मैप के थ्रू। तो पहले तो इसराइल की मैप आप यहाँ देखें। ठीक है। ये है इसराइल। कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो वो पहले देख लेते हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। ये जो रेड वाली एरिया देख रहे हैं, ये है गाज़ा। यहीं पे हमास जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो रहते हैं। और ये जो कंट्री देख रहे हैं ऊपर, इसराइल के ऊपर लेबनान, तो लेबनान में ही रहते हैं हिजबुल्ला। ये भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो इसराइल पे अटैक करते हैं। ये है पर्टिकुलर वेस्ट बैंक, यहाँ पे पैलेस्टीनियन अभी रहते हैं। ठीक है। ये है डेड सी, इसराइल जॉर्डन के बीच में। ये है सी ऑफ गैलिली, जो इसराइल और जॉर्डन के बीच में। यहाँ पे छोटी वाटर बॉडी आप देख पा रहे हैं, ये है लेक हुला। और अभी जो मेरी कर्सर है, इससे ये है गोलान हाइट्स। ठीक है। और ये नीचे वाली वाटर बॉडी देख रहे हैं, ये जहाँ भी मेरी कर्सर है, ये है गल्फ ऑफ अकाबा। अगर यूपीएससी इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे ना पूछे, तो गल्फ अकाबा के बारे में आपसे पूछ सकती है कि कौन कौन सी कंट्री के बीच में शेयर होती है लैंड्स। तो इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। ठीक है। इन चारों कंट्री की लैंड से बाउंड्री होती है गल्फ ऑफ अकाबा की, ये जो अभी जहाँ मेरी कर्सर है। ठीक है। अब गल्फ ऑफ अकाबा किससे कनेक्ट होती है, तो आपको पता होगा रेड सी से कनेक्ट होती है। और अभी जो मेरी कर्सर है, ये है मेडिटेरियन सी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हम देखेंगे जो द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर थी रिसेंट टाइम्स में अभी। ठीक है। तो अल शबाब, ये सोमालिया में है। ठीक है। हिजबुल्ला, ये लेबनान में है। हमास, ये इसराइल में है। बोको हराम, ये नाइजीरिया में है। और हौती, ये यमन में है। तो यूपीएससी पूछ सकती है ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और इनकी लोकेशन। ठीक है। तो आप इसे याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में न्यूज़ है कि इन्होंने कुछ अभी जीनोम एडिटिंग की है, ताकि प्लांट जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव कर पाए। ठीक है। तो अब हम इस बॉडी के बारे में देखेंगे और ये जीनोम्स के बारे में देखेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म है आईसीएआर, ऑटोनॉमस बॉडी है। क्या काम करती है? तो कोऑर्डिनेट करती है एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च में जो भी इंडिया में होती हैं। ठीक है। किसे रिपोर्ट करती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को। जाहिर सी बात है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में है, उसी को ये रिपोर्ट करेगी, राइट। और यूनियन मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर के हैं, वही सर्व करते हैं इसे एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है। लार्जेस्ट नेटवर्क है और एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन इंस्टीट्यूट है पूरी वर्ल्ड में, आपको याद रखनी है। इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो आप देख सकते हैं 1929 में हुई थी ये, ब्रिटिश एरा के टाइम पे। और रॉयल कमीशन जो एग्रीकल्चर पे लाई गई थी 1929 में, उसी के रिकमेंडेशन पे ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को इस्टेब्लिश की गई थी।
अब ये एपेक्स बॉडी है, ठीक है, और सारी चीज़ों में भी ये कोऑर्डिनेट करती हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, या एनिमल साइंसेस में भी, ठीक है। तो ये एडिशनली हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये न्यूज़ है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, ISBRA 2TNBP। तो ये क्या है? प्रोटीन है, यूपीएससी पूछ सकती है, रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, या यह पर्टिकुलर क्या है? तो ये प्रोटीन है, ठीक है। और डीनो कैक्यूस रेडियोड्यूरेंस, ये बैक्टीरिया है, आपको याद रखनी है। अगर ये प्रोटीन के बारे में यूपीएससी नहीं पूछती है तो चांसेस है इसके बारे में आपसे पूछ ले, ठीक है। डीनो कैक्यूस रेडियोड्यूरेंस, ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। और ये आर्टिकल में कैस्पर कैस9 और कैस12 के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी, जो जीनोम एडिटिंग टेक्निक है, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ठीक है। अब ये कैस्पर कैस9 के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि ये क्या है, तो यूपीएससी इस पे तो नहीं दोबारा पूछेगी। चांसेस है ये दोनों प्रोटीन और बैक्टीरिया इस पे पूछ सकती है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।